नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। देश के 4 राज्यों की एक लोकसभा सीट और 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। इन चुनावों में देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि एक भी सीट पर बीजेपी को जीत हासिल नहीं हुई है। सबसे बड़ी जो बात रही है इन चुनावों में, वो पश्चिम बंगाल की, जहां पर एक लोकसभा सीट पर चुनाव था और दूसरा विधानसभा सीट पर चुनाव था। इन दोनों ही सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये दोनों ही उम्मीदवार पहले बीजेपी में शामिल थे। हमारे साथ इस पूरी खास बातचीत में जुड़ गए हैं हमारे पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के संपादक जी अक्कू श्रीवास्तव सर, इस सारे जो समीकरण निकल कर आए हैं उपचुनावों के, इन पर आपका क्या कहना है? आप पहले तो ये है कि आप कह सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को झटका हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नुकसान जो है वो आसनसोल सीट का है। क्योंकि वहां से बाबुल सुप्रियो पहले थे, और जब ममता बनर्जी की सत्ता दोबारा विधानसभा में वापस आई तो बाबुल सुप्रियो उस जिस कह सकते हैं जो दबदबा, राजनीतिक दबदबा है, उसके आगे झुकना पड़ा उनको, और वो भाजपा छोड़ करके टीएमसी में आ गए। और उसके पीछे राज एक ये भी रहा कि उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। और वैसे भी बाबुल सुप्रियो कोई ऐसे नेता नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी की एक लहर थी, एक बातचीत थी, उसमें वो जीते थे। लेकिन अब जब वो उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद तय है कि उसमें चुनाव होना था। और उस चुनाव के बाद में वो लोकसभा से नीचे आए, विधानसभा में आए, और किस्मत अच्छी रही, टॉलीगंज से वो चुनाव भी जीत गए हैं। जहां टीएमसी में जब वो आए वापस, तो टीएमसी में जब आए तो उनको टिकट मिला वहां का, टॉलीगंज का, और टॉलीगंज से वो चुनाव भी जीत लिया। ठीक ठाक मार्जिन से चुनाव जीता है। असली हार जीत जो थी वो लोकसभा चुनाव को लेकर के थी, क्योंकि वहां शत्रुघ्न सिन्हा का आना अपने आप में एक अलग कहानी कहता था। और शत्रुघ्न सिन्हा तब तक भारतीय जनता पार्टी से हटने के बाद, जब उनको 2019 में टिकट नहीं मिला था, तो वहां से हटने के बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वो बात दूसरी कि उनकी श्रीमती जी ने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था, वहां से वो हार गई थी लखनऊ में। और फिर उन्होंने राजनाथ सिंह के सामने चुनाव लड़ा था, जहां वो हार का सामना करना पड़ा। और शत्रुघ्न सिन्हा फिर मतलब ये समझ में ही लोगों को नहीं आ रहा था कि कहाँ किस पार्टी पे काम कर रहे हैं वो। लेकिन कांग्रेस में थे और कांग्रेस के लिए उन्होंने प्रचार भी किया, 2019 का चुनाव भी लड़ा पटना से, और उन्हें हार का सामना किया। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा की लोकप्रियता थी, और लोकप्रियता की वजह से वो अन्य जगहों पर उन्होंने चुनाव प्रचार का सिलसिला जारी रखा। और अभी मार्च में अचानक उन्होंने, जब बाई इलेक्शन हुआ, तो ममता दीदी की पार्टी में आ गई। उस समय, उस दौर में ममता दीदी दूसरे दलों के नेताओं को काफी ले रही थी, और कई लोगों को उन्होंने राज्यसभा का सदस्य बनाया, कुछ को विधानसभा में चुनाव लड़ाया, और वो अपने तरीके से रणनीति कर रही थी, अपने पैर फैलाने की बात कर रही थी। हिंदी भाषी में फैलाने के लिए उन्हें शत्रुघ्न सिन्हा से बेहतर कोई प्रत्याशी नहीं मिल सकता था, क्योंकि वो शत्रुघ्न सिन्हा भीड़ खेचू, जिसे सामान्य भाषा में कहा जाता है, प्रत्याशी भी थे, और हस्ती भी थे। मंत्री रह चुके हैं, और अभी भी आज भी उनकी जो खामोश कहने की अदा है, उससे काफी लोग आते हैं, मरते हैं उसको। पुराने अभिनेता हैं, 50 साल से ज्यादा से फिल्मों में काम करते रहे हैं, तो उनका एक अपना आकर्षण रहा, और उस आकर्षण का फायदा उठाने के लिए ममता दी ने उन्हें आसनसोल से टिकट दे दिया। और उसका बड़ा लाभ, जितनी बड़ी हार पटना में उन्होंने झेली थी, उससे बड़ी जीत उन्होंने आसनसोल में पाई। 3 लाख से वो जीते, और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और खासतौर से जिस जो जीते वो वहां की पहले विधायक उस क्षेत्र की रही है भारतीय जनता पार्टी की, उनको सांसद का टिकट दिया गया था। उन्हें लग रहा था, पहले से उन्होंने कह दिया था कि मेरे खिलाफ साजिशें हो रही है वगैरह वगैरह, लेकिन जीतने वाला ही जीतने वाला कहलाता है। और शत्रुघ्न सिन्हा की जीत टीएमसी के लिए एक दूसरा रास्ता खोलती है, उत्तरभाषी क्षेत्रों में दूसरा रास्ता खोलती है, हिंदी भाषी क्षेत्रों में
दूसरा रास्ता खुलती है। और पश्चिम बंगाल के जब आने वाले में जब लोकसभा के चुनाव 2024 में होंगे तो उनकी खूब मांग बढ़ेगी। और उत्तरी राज्यों में तो है ही उनकी लोकप्रियता, तो उससे भी उनको फायदा होगा। ये जीत टीएमसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये जीत शत्रुघ्न सिन्हा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जीत शत्रुघ्न सिन्हा के अलावा विपक्ष के लिए भी महत्वपूर्ण है कि विपक्ष इसको कैसे देखता है। जहां तक टॉलीगंज से जीत का सवाल है, बाबुल सुप्रियो को उनको जीतना ही था, वहां कोई ऐसी बहुत बड़ी बाधा थी नहीं उनके सामने। अन्य जगहों पर भी हम लोग राज्यवार चर्चा जब करेंगे तो उसमें बहुत स्पष्ट होगा। लेकिन क्योंकि आज शत्रुघ्न सिन्हा की जीत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और विपक्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां पीछे हो गई है, ये काफी मुश्किल की बात रही। तो 3 लाख वोट से हारी, और दूसरी सीट भी जो है वो तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी जो है वहां सीपीएम नंबर 2 पे रही है। तो ये भी एक खतरे की घंटी भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि वो कैसे अपने ढीले पेचों को कस करे पश्चिम बंगाल में खासतौर से। और पश्चिम बंगाल में एक चढ़ाव के बाद उनका एक लगातार उतार देखने को मिल रहा था, इसको रोकने की उनको जरूरत होगी ताकि विपक्ष की राजनीति वहां पर अच्छे से कर सके। बालीगंज जो सीट है वहां पर पहले भी टीएमसी के ही थे मंत्री पूर्व, और उनके निधन के बाद वो सीट खाली हुई थी। तो क्या बाबुल सुप्रियो को उसका फायदा मिला है, या फिर वहां पर ममता बनर्जी का अस्तित्व पहले से ही था और बीजेपी की जो लोग नाराज हैं उसका भी फायदा मिला है? देखिए, नाराजगी बीजेपी से उतना है नहीं है, ये एक अलग सवाल है। लेकिन ये तय बात है क्योंकि टीएमसी की सीट थी, टीएमसी को वापस हो गई, वो अच्छी बात है। लेकिन जो फाइट में जितना आगे बीजेपी को आना चाहिए था वो नहीं दिखी। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात है और ममता दी के लिए तय बात है। जब भारतीय जनता पार्टी चिंतित होगी तो ममता दी को फायदा ही होगा, ममता दी हंसेंगी, मुस्कुराएंगी। और अब वो विपक्ष की राजनीति में, इस समय विपक्ष की राजनीति में बड़े शानदार खेल हो रहे हैं, वो अपने आप में बहुत रोचक होगा। हम लोग इस पे चर्चा इसके बाद करेंगे, पहले राज्यों को पे बातचीत कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, सोनिया गांधी मीटिंग की बात आपसे विस्तार में करूंगी मैं कि जो दिल्ली में उनकी मीटिंग हुई है, लेकिन उससे पहले सर अब हम चलते हैं दूसरा बिहार की तरफ। बिहार में जो है सर बोचहा सीट थी, विधानसभा सीट, यहाँ पर आरजेडी के अमर पासवान को जीत मिली है। ये सीट इन्होंने बीजेपी की बेबी कुमारी को काफी लंबे अंतराल के बाद, जो काफी बड़ा गैप है, उससे हराया है। और ये सीट विधायक मुजफ्फर पासवान इनके निधन के बाद खाली हुई थी। तो सर ये है, यहाँ पर ये जो सीट मानी जाती है ये भूमिहार की राजनीति बोली जाती है, और इसमें कहा जा रहा है कि आरजेडी ने सेंधमारी की है इस सीट पर। तो सर इसको किस नजरिए से देखेंगे आप? देखिए, जहां तक इस सीट का मामला है, ये विकासशील पार्टी की सीट थी। वो उनके प्रत्याशी पासवान साहब थे, इनके पिताजी थे, जो उनके अकस्मात निधन के बाद में ये हुआ। वहां पर बिहार की राजनीति में इस समय बड़ा घालमेल चल रहा है, एक चर्निंग चल रही है। चर्निंग इसलिए चल रही है क्योंकि वहां विकासशील पार्टी जो पहले एनडीए का हिस्सा थी, उसके कुछ विधायक भाजपा में आ गए, और खुद मुकेश सहनी जो उसके संस्थापक हैं वो अलग थलग पड़ गए। तो उन्होंने अपनी प्रत्याशी खड़ा जरूर किया, लेकिन लोगों को ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको धोखा दिया है। मल्लाह जाति से आते हैं और मल्लाह फिल्मों में पहले सेट वगैरह का काम करते थे, ठीक ठाक उन्होंने पैसा कमाया भी रहा होगा, चुनाव में भी अच्छी खासी, आप जानते ही क्या क्या होता है टिकट को लेने देने को लेकर के। लेकिन मुकेश सहनी का अपना एक अलग प्रभाव उस मुजफ्फरनगर के इलाके में रहा है, और इसलिए उनके लिए महत्वपूर्ण चीज थी। दूसरा, पासवान जीतते हैं, उनके पिताजी जो थे, उनका निधन हुआ था, और वो पासवान साहब अब जो हैं वो आरजेडी में आ गए थे। आरजेडी ने इस सीट के लिए बहुत बढ़िया प्रयास किया, और तेजस्वी यादव ने खूब अच्छी पहल की, वहां पर काफी कहा, उनके काम को लेकर, उनके पिताजी के काम को लेकर चर्चा की और उनकी सराहना की, और खुद उन्होंने एक वहां नया समीकरण डेवलप करने की कोशिश की। ये बताया गया कि वहां उस इलाके में भूमिहार वहां नाराज चल रहा है भारतीय जनता पार्टी से, और इस बार भूमिहार का वोट भी आरजेडी को मिला, ऐसा माना जा रहा है, जिस वजह से आरजेडी की
बड़ी जीत हुई है जो सामान्य नहीं है। और माना ये पहले ये लग रहा था कि बेबी कुमारी को, जो भारतीय जनता पार्टी की, उनको ज्यादा अच्छी सीट जगह मिल रही थी, जगह उनको ज्यादा आसानी होती, लेकिन सॉरी, लेकिन वीआईपी के उम्मीदवार की वजह से कुछ काफी वोट कटे और फिर आरजेडी ने बहुत मेहनत की, जिससे वजह से आरजेडी की जीत हुई। ये एक नए समीकरण की शुरुआत भी बिहार में हो सकती है अगर ये समीकरण कायम रहा, अगर भूमिहारों की नाराजगी बरकरार रही, अगर सैनी जो है मल्लाह जाति के लोग वो सैनी के साथ ही रहे, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को भी झटका होगा और नीतीश कुमार की पार्टी को भी झटका होगा। वैसे खुद भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार में तो बहुत अच्छे संबंध चल रहे हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इस लिहाज से ये इस जीत को देखना बड़ा रोचक होगा और इस पे अब ये देखना होगा कि तेजस्वी यादव कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे करते हैं। आगे के चुनाव दिनों में जब बिहार में चुनाव होंगे तो उसको कैसे कैश करते हैं और उससे ज्यादा केंद्र की राजनीति में वो क्या कंट्रीब्यूट करते हैं विपक्ष की राजनीति में, ये देखना बड़ा रुचिकर होगा। जी चलते हैं अब खैरागढ़ विधानसभा सीट पर, जो छत्तीसगढ़ की है। यहाँ पर जनता कांग्रेस के विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और यहाँ पर अब कांग्रेस की यशोदा वर्मा ने जीत हासिल की है। सर, इस जीत को आप कैसे देखते हैं कांग्रेस के लिए? देखो, आप छत्तीसगढ़ में यशोदा वर्मा जो थी वो सत्तारूढ़ कांग्रेस की हैं। उन्होंने बीजेपी की कोमल जंगेल को हराया और खैरागढ़ सीट जो थी वो इसलिए महत्वपूर्ण थी कि वहां पर जिला बनाने की मांग काफी अरसे से चल रही थी, जिसको कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वो इसको जिला बना देंगे और इस वायदे के साथ वो सीट उन्होंने जीत ली। दरअसल ये सीट मूल रूप से अजीत जो जोगी हैं, जो पूर्व चीफ मिनिस्टर थे, उनकी दबदबे वाली सीट रही थी और वो उनके ही प्रत्याशी ने जीती थी, अकेले प्रत्याशी ने। जोगी का जब निधन हो गया तो उसके बाद पिछले चुनाव में सिर्फ एक सीट जनता दल कांग्रेस को मिली थी, वो इनकी थी, वो भी खत्म हो गई। लेकिन अब वहां कांग्रेस का वर्चस्व हो गया। छत्तीसगढ़ में अभी कई तरीके के संकट चल रहे हैं। वहां भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व रमन सिंह पिछले 3 उन्होंने लगातार जो विधानसभाएं थी उसमें अपना सत्ता रखी थी। उसके बाद भूपेश बघेल आए हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पहले लग रहा था कि भूपेश बघेल की लोकप्रियता कम हो रही, लेकिन ऐसा नहीं है। भूपेश बघेल भी अभी लोकप्रिय हैं और खूब वो सत्ता में जोड़े कैसे रखते थे इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। भूपेश बघेल की कोशिश होगी कि वो जब अगला चुनाव हो तो किसी तरीके से कांग्रेस को बचा के रखें, क्योंकि कांग्रेस के जो राज्य बचे हुए सिर्फ 3 राज्य में, 2 पंजाब भी खत्म हो चुका है अब तो जो पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ और राजस्थान ही ऐसा है अभी जहां कांग्रेस की सरकारें हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए ये राहत का है कि यहाँ उनको भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने हराया और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये दिक्कत का मामला है कि एक सीट ये जो जीत सकते थे वो नहीं जीत पाए। जी। और महाराष्ट्र से भी कांग्रेस के लिए बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर जो कोल्हापुर नॉर्थ विधानसभा सीट थी, ये कांग्रेस इस पर दोबारा जीती है। कांग्रेस के विधायक चंद्रकांत जाधव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। तो सर, इसको कैसे देखेंगे आप, क्योंकि शिवसेना और कांग्रेस गठबंधन है उसमें, वहां पर फिर से कांग्रेस अपनी सीट बचाने में कामयाब रही है। ये सामान्य सी बात है और इसमें कोई बहुत ऐसा वो नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ समय महाराष्ट्र में जो गठबंधन चल रहा है कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी का, वो आगे है और कोशिश कर रहा था, लेकिन वो फंसे हुए भी गई है। उनके कई मंत्री ईडी की छापे में पकड़े गए और उनको 2 लोग पकड़े गए थे, इस्तीफा देना पड़ा। इसके पहले एनसीपी के अजीत पवार और अभी नवाब मलिक, तो इस तरीके से उनपे संकट छाया हुआ था। ऐसे में ये जीत उनको एक उत्साहित करेगी कांग्रेस को कि वहां अभी इस जो गठबंधन है उसको जो है लोग पसंद कर रहे हैं, लोग उसको जिताऊ क्षमता उनकी बची हुई है और भारतीय जनता पार्टी बड़ी कोशिश में थी ये सीट किसी तरीके से खींच दी जाए, वहां भी उसको विफलता हाथ लगी। तो इसका मतलब ये कि अभी
लड़ाई बहुत बाकी है महाराष्ट्र में। ये आसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा उन्हें लग रहा था कि गोवा बगल के राज्य में है और बगल में उन्होंने सरकार बना ली थी और देवेंद्र फडणवीस की उसमें काफी बड़ी भूमिका रही थी, लेकिन यहाँ जरूर कुछ उन्हें गड़बड़ हो गया कि वो उसको नहीं खींच पाए अपनी तरफ से। और इसी बीच अब जो सबसे ज्यादा जिस पर नजर है वो दिल्ली में है। इस टाइम पर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर पर कांग्रेस की हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई है और इस मीटिंग पे आगे के चुनावों में जीत की रणनीति तय हो रही है, जिसमें प्रशांत किशोर भी शामिल हुए और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इसमें शामिल हुए हैं। 10 से ज्यादा बड़े नेता शामिल हुए हैं। और इस मीटिंग को आप सर कैसे लेते हैं? उपसभा चुनावों के नतीजे भी आए हैं मीटिंग को। ये कांग्रेस के लिए बड़ी राहत भरी बात है और इत्तेफाक कहता है कि आज कांग्रेस की मीटिंग भी पहले से शेड्यूल थी। जब रिजल्ट आ रहा था, कांग्रेस की आलाकमान की सोनिया गांधी के नेतृत्व में 4 घंटे तक लगातार बैठक हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम बड़े नेता उसमें शामिल हुए और उससे ज्यादा ये था कि प्रशांत किशोर ने वहां पर जो है वो अपना प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन देने 4 घंटे का बैठक में अपना प्रेजेंटेशन दिया कि 2024 के चुनावों में कैसे लड़ा जाए और क्या किया जाए। लेकिन प्रेजेंटेशन में जो बाहर निकल के बात आई वो बहुत बहुत आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत एकदम से उत्साहित करती हो। वजह क्या, प्रशांत किशोर ने बताया कि था आप 350 सीटों पे लगभग आप कांग्रेस लड़े डायरेक्ट फाइट में, जहां पर बीजेपी से हो सकती है और बाकी सीटों पर विपक्ष के अन्य दल जो हैं वो। तो ये 350 का नंबर जो है, क्योंकि 543 सीटें जैसा कि आपको पता है, 350 का नंबर जो है वो 200 सीटें, लगभग 200 से कुछ कम सीटें, 193 सीटें आप विपक्ष के लिए, दूसरे अन्य दलों के लिए छोड़। लेकिन क्या अन्य दल इस पे राजी होंगे, सवाल ही है। क्या तृणमूल में ममता बनर्जी 40 सीटों को छोड़ में से कुछ सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ेंगी? क्या अखिलेश यादव 80 सीटों में से कांग्रेस के लिए कुछ सीटें छोड़ने में सक्षम होंगे? क्या अन्य दल बहुत सारे जितने, चाहे वो साउथ के हों, आंध्र, तो क्योंकि साउथ में तो कांग्रेस है ही नहीं कहीं, तो साउथ में सब रीजनल पार्टीज हैं, आंध्रा, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये सब बिल्कुल उसी स्थिति में है। क्या दिल्ली में कांग्रेस के लिए अरविंद केजरीवाल कोई सीट छोड़ेंगे? तो ये सब ऐसे रोचक प्रश्न है जिसमें ना की ज्यादा गुंजाइश है। तो सिर्फ, और ये ऐसी बात की जा रही है जैसी नई बात हो, नई बात कतई नहीं, ये बात बहुत पहले कही जा रही है। जहाँ बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने रहे, वो कांग्रेस लड़े और बाकी सीटें जो है वो अन्य दल लड़े जहां पर उनका प्रभाव हो। ये वैसे ही बात है जैसे पहले सोनिया गांधी ने कहा था कि अभी 10-12 दिन पहले कि साहब विपक्ष को जो है सड़कों पे आना होगा। ये तो बेसिक बात है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सड़कों पर आना होगा, लेकिन आ कहाँ रहे हैं सड़कों? इतना महंगाई है, इतनी दुश्वारियां हैं, ऐसे में तो बिल्कुल दूसरा रूप होना चाहिए था, लेकिन अभी संघर्ष नहीं हो रहा है शुरू तरीके का। तो भारत कांग्रेस को अगर विपक्ष के केंद्र में आना होगा तो उसकी एक नई समीकरण करने होंगे। अन्य दलों से जो विपक्ष में हैं, अदर देन कांग्रेस भाजपा, उनसे कैसे समीकरण बनाए जाएं, ये बहुत मुश्किल काम है। क्या सब जगह कांग्रेस जैसे कि उसने उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह में किया, विपक्ष को अन्य दल, छोटे अन्य माइनस बीजेपी के दलों को जगह दे दी, तो क्या उस पर राजी होगी या कांग्रेस खुद अपनी जगह बनाना चाहेगी? ये एक लाख टके के सवाल है जिसका जवाब आसान नहीं होगा। कांग्रेस कितने हद तक जाएगी? कांग्रेस 100 का अभी भी माना जा सकता है कि कांग्रेस ही अकेली पार्टी है जो 100 सीटों से ज्यादा सीट पर जीत सकती है अभी, जो कि 100 क्या पर आधी सीटें भी नहीं है उनके पास में। लेकिन सपने देखने से नहीं जीता जा सकता है, उसके लिए रणनीति बहुत तय करनी पड़ेगी, दूसरों को कुर्बानियां दलों को देनी पड़ेंगी, अपनी सीटें छोड़नी पड़ेंगी और तब कहीं जाकर के कुछ लड़ाई की उम्मीद होगी। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता है, संगठन है, बहुत सारे लोग हैं, जो रणनीति है। तो असल में ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप सक्रिय होंगे, भारतीय जनता पार्टी सक्रिय नहीं होगी, वो अलग तरीके से सक्रिय होगी। तो वो सक्रियता की लड़ाई अभी विपक्ष में जो नजर आनी चाहिए वो नहीं नजर आ रही है। आगे आने वाले दिनों में आए तो और अच्छी बात है, क्योंकि विपक्ष अच्छा होगा
तो ज्यादा अच्छी स्थितियां देश के लिए होंगी, जो अभी नहीं दिख रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत मुश्किल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पिछले चुनाव में भी हमने देखा था, तो अमित शाह ने कांग्रेस और अन्य दलों से निपटने के लिए 50% से ज्यादा वोट का ध्येय रख दिया था, और उसको फिर उन्होंने पार भी पा लिया था। तो लड़ाई बहुत बड़ी होगी 2024 में, लेकिन उसे के लिए लड़ना अभी से होगा। जी सर, ये जीत की रणनीति के लिए ही कांग्रेस की तरफ से एक कमेटी बनाने की बात की गई है, जो अगले हफ्ते तक बनकर तैयार भी हो जाएगी। इस पर चर्चा हो रही है, अब इस हफ्ते में चर्चा होगी। और वहीं एक जो बड़ी बात ये भी आ रही है इसमें सामने निकल के कि प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं एज अ नेता। नहीं, प्रशांत किशोर क्या करेंगे, ये तो दोनों ने पहले अभी किसी इंटरव्यू में कहा था कि 2 मई को मैं बताऊंगा। अब 2 मई के बाद क्या होता है ये देखा जाएगा। प्रशांत किशोर की भी विश्वसनीयता पर लोग संदेह अब करने लगे हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है उनका आंकड़ा सब जगह फिट ही रहा हो। अब उसके पैरेलल बहुत सारी जगह पैरेलल प्रशांत किशोर चलने लगे हैं। आम आदमी पार्टी में पैरेलल प्रशांत किशोर अभी आईआईटी के जो सज्जन बनाए गए हैं राज्यसभा सदस्य, वो बन गए हैं। अन्य जगह पर भारतीय जनता पार्टी में भी इसी तरीके की गतिविधि है। तो ये आसान नहीं होगा, लेकिन आप ज्वाइन कर लेंगे तो क्यों, पिछली बार क्यों नहीं ज्वाइन कर पाए, 9-10 महीने तक ऐसे ही पड़े रहे। क्या होगा क्या नहीं होगा ये भविष्य के गर्भ में ना प्रशांत किशोर को बहुत पता है, क्योंकि जब वो बहुत कुछ कांग्रेस क्या इस बात के लिए तैयार है कि गांधी परिवार के बाद प्रशांत किशोर का नंबर हो, जो प्रशांत किशोर चाहते हैं। जो गांधी परिवार वाले दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, देंगे तो फिर बाकी G23 और तथाकथित उसके नंबर्स बढ़ जाए, कम हो, ज्यादा हो, वो कैसे क्या होगा। तो ये आसान नहीं होगा। प्रशांत किशोर को भी लेकर के बहुत गफलत की स्थितियां हैं, आगे देखना होगा क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूरे मैटर पे आपसे बात करने के लिए सर हमसे।